अब जब पर्शियंस की आर्मी की हम बात करते हैं तो वो थी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, मतलब जिनको जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। तो आपको मैंने बताया कि रोमन एम्पायर के ही ईस्ट में था ये ईरानियन एम्पायर। अब इस ईरानियन एम्पायर के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा यूज होते थे वो था वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। एम्प्लॉयर्स जो होते थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे कि भैया तुमने हमसे लोन ले रखा है और वो चुकाने के लिए तुम हमारे पास काम कर रहे हो। तो क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ये सारे रिलीजन फॉलो होते थे और रोमन एम्पायर के लोग ये सब रिलीजन फॉलो करते थे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर। एंड दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 11 ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी वन शॉट सीरीज के अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। और बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इस साम्राज्य का नाम सुना ही होगा, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, या फिर आपने नाम सुना होगा जूलियस सीजर का। तो जूलियस सीजर इसी इलाके से बिलोंग करते थे और आगे चलकर जूलियस सीजर के ही बेटे थे जिन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित किया था। अब ये साम्राज्य कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई, वही सब चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। देखो, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। साम्राज्य जनरली एक बड़े एरिया पे फैला होता है, नो डाउट, बट एक ऐसा साम्राज्य जो किसी एक कंट्री पर नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों पर फैला हुआ था, वो था रोमन एम्पायर। आप अगर मैप में ध्यान से देखेंगे तो रोमन एम्पायर बेसिकली कवर कर रहा था प्रेजेंट डे यूरोप, अफ्रीका और एशिया का इलाका। एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना ज्यादा बड़ा एम्पायर था। और इसी रोमन एम्पायर के जस्ट बगल में था पर्शियन एम्पायर या ईरानियन एम्पायर। और इन दोनों एम्पायर्स ने बेसिकली यूरोप और एशिया के काफी बड़े हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था और इनके बीच में भी काफी लंबे समय तक पावर राइवलरी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, टसल चल रहा था। और वही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक मैप है पूरे रोमन एम्पायर का, कौन कौन से एरियाज वो कवर किए हुए था। बट इस पूरे रोमन साम्राज्य का जो सेंटर था वो था इटली। इटली से ये पूरा साम्राज्य चलाया जाता था और इटली के अंदर भी उसकी जो कैपिटल थी रोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर माना जाता था पूरे रोमन एम्पायर का। लेकिन ये रोमन एम्पायर हमेशा से एक साम्राज्य नहीं था। देखो, साम्राज्य होने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर राजा, एक पर्टिकुलर मोनार्क जो इस पूरे एरिया पर रूल कर रहा है और उसी के नियम कानून यहां पर फॉलो हो रहे हो। बट हमेशा से रोमन साम्राज्य के अंदर एक राजा का रूल नहीं होता था। पहले रोमन एम्पायर एक रोमन रिपब्लिक था। रोमन रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, जहां पर मल्टीपल लोग मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जहां पर चुने हुए लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या गवर्नमेंट चला रहे हो। माना यह जाता है कि इटली पहले बहुत पावरफुल हुआ करता था और इटली के अंदर ही जो अमीर व्यापारी होते थे उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया जिसको सीनेट बोला जाता था और उसके अंदर इटली के सारे अमीर व्यापारियों को चुना जाता था। अब उन्होंने मिलिट्री की मदद से काफी सारे एरिया पे कब्जा तो कर लिया था, बट स्टिल वो वहां पर डायरेक्ट सरकार नहीं चला रहे थे। वो वहां के लोकल राजाओं को अपने अंडर में रखकर गवर्नमेंट यहां की रन कर रहे थे। मेनली डिसीजन मेकिंग वो लोग करते थे इन लोकल राजाओं के साथ मिलकर, इसीलिए इसको रिपब्लिक बोला जाता है। बट 27 बीसी में ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम के एक व्यक्ति आए जो कि जूलियस सीजर के अडॉप्टेड बेटे थे। उन्होंने अब सीनेट से ये पावर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली छीन ली। डायरेक्टली तो नहीं उन्होंने सीनेट को हटाया, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने सीनेट से डिसीजन मेकिंग पावर छीन कर अपने हाथों में ले ली और इन्होंने रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर बना दिया। ही हिमसेल्फ बिकेम मोनार्क, वो खुद सम्राट बन गए। अब उन्होंने एम्परर टाइटल तो नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि सीनेट को ये चीज पसंद नहीं आएगी या इटली के लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने खुद को एम्परर ना बुलाते हुए प्रिंसिपेट बुलाया, यानी लीडिंग सिटीजन या सर्वोच्च नागरिक। मतलब अब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो ऑक्टेवियन ऑगस्टस ही लेंगे, ये चीज उन्होंने साफ कर दी थी और यहीं से रोमन एम्पायर का फेज शुरू हो जाता है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिस्कस करेंगे। पहला फेज यानी पहले 300 साल हम डिस्कस करेंगे अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में और बाद के जो 400 साल हैं उसे बोला जाता है लेटर रोमन एम्पायर। अब इस पूरे टाइम पीरियड पर क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, अर्ली रोमन एम्पायर और लेटर रोमन एम्पायर में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब रोमन एम्पायर को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि रोमन एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास आज के टाइम पे क्या क्या सोर्सेस हैं। तो पहले तो हमारे पास टेक्स्ट हैं, टेक्सचुअल सोर्सेस, जो उस टाइम पे लिखी गई किताबें, लिखे गए टेक्स्ट थे वो सब। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एनाल्स। एनाल्स क्या होते हैं सर? बेसिकली उसी टाइम पर जो इंपॉर्टेंट पढ़े लिखे लोग थे वो राजाओं के बारे में लिखते थे
ठीक है, कि राजा ने किस साल में क्या क्या किया। तो साल दर साल के बेसिस पर उनकी जो हिस्ट्रीज हमें मिलती हैं उन्हें एनाल्स बोला जाता है। इसी के साथ साथ हमें लेटर्स यानी लेटर्स यानी पत्र, सरमन यानी उपदेश, स्पीचेस और टेक्स्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लॉज की किताबें भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्स यानी ऑफिशियल कागजात। इसमें हमारे पास है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, हार्ड वस्तुओं के ऊपर जब राइटिंग की जाती थी तो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता था। दूसरे हैं पपायरी। पपायरी क्या होते थे? बेसिकली ऐसी राइटिंग्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पपायरस के ऊपर लिखे जाएं। व्हाट इज पपायरस? ये बेसिकली नाइल नदी के किनारे ग्रो होने वाला एक स्ट्रॉ जैसा पौधा है जिसको सुखाकर उसके ऊपर राइटिंग की जाती थी, और उन्हीं सारी राइटिंग्स को पपायरी बोला जाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और आखिरी में आते हैं मटीरियल रिमेन्स। रोमन साम्राज्य की बिल्डिंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, कॉइन्स हो गई, उनके मटके हो गए, उनके टाइम के स्ट्रक्चर्स हो गए। मोजाइक का मतलब पेंटिंग होता है। तो ये सब वहां के मटीरियल रिमेन्स है जिसके थ्रू हमें रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब हमने देखा कि पूरे यूरोप और एशिया के इलाकों में मेनली दो सुपर पावर्स रूल कर रही थी फर्स्ट सेंचुरी सी से 7th सेंचुरी सी के बीच में। मतलब 700 सालों तक उन दो सुपर पावर्स ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के हिस्सों पर कब्जा बनाए रखा, और ये दो सुपर पावर्स थी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, और इन दोनों के बीच में भी लगातार लड़ाई चलती रहती थी। अब चूंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थे और इन्होंने काफी बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था, तो चाइना इनको ताचिन बुलाता था, यानी वेस्टर्न चीन या वेस्टर्न चाइना या ग्रेटर चाइना, क्योंकि ये चाइना से ज्यादा बड़े एरिया पे रूल कर रहे थे, इसलिए चाइना इनको ताचिन या ग्रेटर चाइना बुलाता था। राइट सर। अब हम समझते हैं कि सर ये जो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर था इनकी ज्योग्राफी कैसी थी। तो हमने देखा कि सर पूरे रोमन साम्राज्य का जो हार्ट था, जो उसका सेंटर था, वो था मेडिटेरेनियन सी, जो पूरे रोमन साम्राज्य को टच किए हुए था। रोमन साम्राज्य के वेस्ट में हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन, इसके नॉर्थ में दो नदियां थी, राइन और डेन्यूब, और इसके साउथ में था सहारा डेजर्ट। ईस्ट की बात करें तो रोमन साम्राज्य की ईस्ट में थी यूफ्रेट्स नदी, और यही यूफ्रेट्स नदी बाउंड्री थी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बीच में। पर्शियन एम्पायर की बात की जाए तो इसके नॉर्थ में थी कैस्पियन सी, इसके ईस्ट में था अफगानिस्तान, और इसके साउथ में था पर्शियन गल्फ। अब यूं तो रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था, चूंकि वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, तो वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। बट पूरे रोमन एम्पायर को चलाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती थी मेनली, वो थी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए जो भाषा यूज होती थी वो थी लैटिन और ग्रीक भाषा। लैटिन भाषा यूज होती थी बेसिकली वेस्टर्न साइड में, और ग्रीक लैंग्वेज यूज होती थी ईस्टर्न साइड के अंदर। अब हमने देखा कि 27 बीसी में ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम के एक व्यक्ति ने खुद को प्रिंसिपेट घोषित कर दिया। प्रिंसिपेट ये प्रिंसिप शब्द से निकलकर आया है, जो लैटिन शब्द का भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है लीडिंग सिटीजन या सर्वोच्च नागरिक। अल्टीमेटली इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और सीनेट को सेकेंडरी कर दिया। तो पहली सेंटर ऑफ पावर कौन हो गई अब रोमन एम्पायर के अंदर? सर एम्परर। दूसरे नंबर पर आए सीनेट। सीनेट क्या होती थी? ये बेसिकली एक संसद या पार्लियामेंट टाइप की होती थी, जिसमें सारे अमीर व्यक्ति, वेल्दी व्यापारी, लैंड ओनर जो इटली के होते थे, इसके मेंबर होते थे। सीनेट की मेंबरशिप बर्थ के आधार पर डिसाइड होती थी और पूरे जीवन भर के लिए होती थी। इस सीनेट ने इस सीनेट ने रोम को रिपब्लिक के टाइम से कंट्रोल किया हुआ था, और सीनेटर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था एम्परर्स के लिए, ताकि वो अपनी सत्ता चला पाए। सीनेटर्स को ग्रीक और लैटिन भाषा दोनों आती थी, और आप देखेंगे कि कई बार राजा के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो ये सीनेटर्स ही लिखते थे। तो एम्परर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्हें सीनेटर्स का सपोर्ट मिल सके। अब सीनेटर्स को एम्परर ने क्यों नहीं हटाया जब वो सारी पावर अपने हाथ में चाहता था? क्योंकि वो जानता था कि अगर सीनेटर्स को एक बार में ही हटा दिया गया तो ये पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, बिकॉज इतने सालों तक सीनेटर्स ने ही रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट को संभाला था, रोमन रिपब्लिक को संभाले हुए था। तीसरी इंपॉर्टेंट बॉडी आती है आर्मी। अब जब पर्शियंस की आर्मी की हम बात करते हैं तो वो थी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, मतलब जिनको जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। पर्शियंस की आर्मी में लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। वहीं पे रोमन्स की जो आर्मी थी वो पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, कि वहां पर बेसिकली लोगों को भर्ती किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सैलरी मिलती थी, और मिनिमम 25 सालों के लिए लोगों को सर्विस देनी होती थी। इनफैक्ट माना जाता है कि रोमन साम्राज्य की आर्मी सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी थी और काफी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी वो। बट सोल्जर्स को कंट्रोल करना भी अपने आप में काफी कठिन होता था। ये सिपाही लगातार अपोजिशन करते रहते थे, कई बार विरोध कर देते थे, क्योंकि अपनी संख्या में ज्यादा थे, तो अच्छे वर्किंग कंडीशंस के लिए, अच्छी सैलरी के लिए ये अपोजिशन कर देते थे। तो राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था कि वो आर्मी को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि उसी आर्मी से राजा की पावर डिसाइड होती थी। अब कई बार क्या होता था कि आर्मी के अंदर डिवीजन आ जाता था, कभी कोई किसी राजा को सपोर्ट कर रहा है, कभी कोई बोल रहा है नहीं इनको राजा बनाया जाए, और उस केस में कई बार रोमन एम्पायर के अंदर हमें सिविल वॉर भी देखने
को मिलता है, गृह युद्ध, जब एक ही देश के अंदर लोग आपस में लड़ने लग जाए, ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती थी। माना जाता है पहले 300 सालों में ऐसा, या 200 सालों में पहले बार ऐसा सिर्फ एक ही साल में हुआ था, 69 सीई में, जब एक ही साल में 4 राजाओं को बदल दिया गया था, बिकॉज उनमें से किसी के पास भी आर्मी का सपोर्ट नहीं था। तो हमें देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। कौन? सर, एम्परर, सीनेट और आर्मी। अब राजा के बाद कौन अगला राजा बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता था? सर, वहां पे सक्सेशन जो था वो डिसाइड होता था फैमिली डिसेंट पर, कि बेसिकली राजा के बाद उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। अब वो बेटा उसका खुद का भी हो सकता था या गोद लिया हुआ भी हो सकता था। जैसे ऑक्टेवियन ऑगस्टस, ये जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा था, और ऑक्टेवियन ऑगस्टस का गोद लिया हुआ बेटा था टिबेरियस, जो अगला एम्परर बना ऑक्टेवियन ऑगस्टस के बाद। राइट सर। अब पहले 300 साल जो थे रोमन साम्राज्य के अंदर, वो बहुत ही शांतिपूर्वक थे, सारी चीजें बहुत जबरदस्त चल रही थी, बहुत शांतिपूर्वक सारी चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, पीस और प्रोस्पेरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। खासकर ऑक्टेवियन ऑगस्टस के रूल के बाद रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा शांति स्थापित हो गई थी, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। इनफैक्ट राजाओं ने कभी भी दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए, जिनका नाम था ट्राजन। ट्राजन का सपना था कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह ही इंडिया तक पहुंचे और इंडिया को कब्जे में ले लें, बट वो इस मंसूबे में फेल हो गया, वो अपने इस एफर्ट में फेल हो गया। अदरवाइज पहले 200 सालों में ज्यादा कोई लड़ाई झगड़े, कोई वॉरफेयर, कोई डिसयूनिटी, ये सब नहीं हुआ। अब इतने बड़े साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया कैसे जाता था? तो पहले क्या होता था कि यहां पर सीनेट होती थी और हर एक इलाके का अपना एक राजा होता था। सीनेट उनको कमांड करती थी, अपने गवर्नर भेजती थी और सारे इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। बट जब रोमन एम्परर आया तो उसने ये सारे इलाकों को अपने अंडर में ले लिया और क्या बोला, अब मैं डायरेक्टली यहां से इन सारे इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा। अब आप मेरी बात समझिएगा, हमारे इंडिया के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है? सर, बेसिकली इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, और हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है। राइट सर। वो गवर्नमेंट कहां से काम करती है? सर, वो काम करती है कैपिटल से। कैपिटल एक ऐसा इलाका होता है जो सेंटर में होता है जनरली पूरे स्टेट के, और वहां से ही पूरी सरकार पूरे राज्य की चलाई जाती है। सेम यही काम रोमन राजा ने किया। रोमन एम्परर ने पूरे रोमन एम्पायर को पहले प्रोविंसेस यानी राज्यों में डिवाइड कर दिया। अब इन राज्यों के अंदर बेसिकली उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल सेंटर्स डिसाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ कि कुछ बड़े बड़े शहर उनको यहां का सेंटर बना दिया। जैसे आप देखेंगे कार्थेज, एलेक्जेंड्रिया, है ना, ये एंटीओक, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े शहर थे। इन शहरों के इर्द गिर्द अब पूरा एरिया एक डिफाइन कर दिया गया और इसको राज्य घोषित कर दिया गया। इन राज्यों के अंदर, इन शहरों के अंदर एक मजिस्ट्रेट यानी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया और उनके अंडर में एक काउंसिल बना दी गई। काउंसिल का मतलब उनके अंडर में एक मंत्रिमंडल बना दिया गया और इनको काम सौंपा गया कि अब जितना भी एरिया आपको दिया गया है, जैसे सपोज ये सेंटर है, ये इस राज्य का सेंटर है, ये कैपिटल है और इसके अंडर में ये पूरा एरिया दिया गया है, तो अब मजिस्ट्रेट को इस पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है और यहां से टैक्स कलेक्शन करना है। इसी के साथ साथ एम्परर ने यहां के लोकल मजिस्ट्रेट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक आर्मी भी असाइन कर दी और बोला कि यह आर्मी आपके अंडर में ही रहेगी और आप इस आर्मी की मदद से अपने एरिया को डिफेंड करेंगे। नाउ यू कैन सी यहां पर दो चीजें हो रही हैं। पहले क्या होता था, सीनेटर्स डिसाइड करते थे कि कहां की गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, बट अब सीनेटर से वो पावर छीन ली गई है और एम्पर ने अब वो पावर छीनकर किसको दे दी है? सर, लोकल गवर्नर्स को। अब यहां पर जो ये मजिस्ट्रेट और गवर्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं, ये सीनेटर्स नहीं है, ये सीनेट के मेंबर्स नहीं है, बल्कि ये इसी इलाके के लोकल अमीर व्यक्ति हैं जिन्हें यहां का गवर्नर बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, सीनेटर्स की पावर अब कंपैरेटिवली इन गवर्नर्स से कम हो गई है। क्यों? बिकॉज सीनेटर्स के पास अब मिलिट्री पावर नहीं बची, वहीं पर इन गवर्नर्स के पास खुद की मिलिट्री पावर है। दूसरा, ये मिलिट्री पावर होने के साथ साथ ये गवर्नर्स जो हैं, ये डायरेक्टली एम्परर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एम्परर के काफी क्लोज है, इन्हें पावर एम्परर ने ही दी है। वहीं पे सीनेटर्स बर्थ के बेसिस पर डिसाइड हुए हैं। तो अब एम्परर क्या कर रहा है, सीनेट के अंदर इन मेंबर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर रहा है। बेसिकली एम्परर की यह चाहत है कि वो पुराने अमीर सीनेटर्स को हटा दे, क्योंकि वो सीनेटर्स बार बार इंटरप्ट करते हैं एम्परर की वर्किंग में। तो ही वांट्स कि उनकी पावर को कम किया जाए और अब ऐसे लोगों को सीनेट में लाया जाए जो मेरे लिए लॉयल हो। और ये जो गवर्नर्स है जिन्हें एम्परर ने ही अपॉइंट किया है, डेफिनेटली ये एम्परर के लिए ज्यादा लॉयल है। तो दिस इज हाउ पूरे रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा था। अब टैक्स कलेक्शन के लिए आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य में एक सिक्का यूज किया जाता था जिसे बोला जाता था दिनेरियस या दिनारी। ये 4.5 ग्राम का प्योर सिल्वर का सिक्का होता था। अब
रोमन एम्पायर में रिपब्लिक के टाइम पर क्या होता था कि हर एक एरिया का अपना एक राजा होता था, एक साम्राज्य होता था और सीनेटर्स उन्हें कंट्रोल करते थे। बट आगे चलकर जब रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तो राजा ने क्या डिसाइड किया कि अब ये पूरा एरिया डायरेक्टली मेरे अंडर में आएगा और इन सभी एरियाज को कन्वर्ट कर दिया गया रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में, मतलब ये रोमन साम्राज्य के राज्य हैं, राइट। अब इटली को छोड़कर सारी टेरिटरीज को राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया और उन सब से टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया। इटली के अंदर राजा ही रह रहा था तो वो खुद ही नियम कानून बनाता था, बाकी जगहों पे गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए। अब मेनली जो बड़े बड़े शहर होते थे उनको सेंटर बनाया गया, कैपिटल बनाया गया और उनके इर्द गिर्द एक बड़ा सा राज्य बना दिया गया, जैसे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटीओक। ये सेंटर बने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य सरकार के और यहां से पूरे शहर और पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था और यहां से टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था। अब इन अर्बन सेंटर्स की गवर्नमेंट कौन चलाएगा? तो बेसिकली जो यहाँ के लोकल अपर क्लास, लोकल अमीर लोग होते थे उन्हें ही गवर्नर या मजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट कर दिया गया और उनके अंडर में एक आर्मी भी दे दी गई और इन्हें आर्मी कमांडर भी बना दिया गया और अल्टीमेटली इन्हें सीनेट के अंदर भी इंक्लूड किया जाने लगा, जिससे कि सीनेटर्स की पावर कम होने लग गई और सीनेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने लग गए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड सेंचुरी में एम्परर्स लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि सीनेटर्स की पावर को जितना ज्यादा हो सके कम कर दिया जाए और ये जो लोकल गवर्नर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। इनफैक्ट देयर वाज वन एम्परर जिनका नाम था गैलिनस। गैलिनस ने सीनेटर्स के लिए ये नियम बना दिया था कि अब से सीनेटर्स के पास कोई भी आर्मी पावर नहीं होगी, कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया? ताकि उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा सके, ताकि उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर को कम किया जा सके और वो जो बार बार इंटरप्शन कर रहे हैं राजा के वर्किंग के अंदर उसको रोका जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। राइट सर। थर्ड सेंचुरी सी से हमें देखने को मिलेगा कि अब इटली का जो डोमिनेंस था, बेसिकली सीनेट के अंदर सारे इटली के ही मेंबर्स होते थे, अब वो धीरे धीरे करके कम होने लग गया। अब दूसरे इलाकों से भी सीनेट के अंदर मेंबर्स इंक्लूड होना शुरू हो गए। आप देखेंगे कि इटली और रोम का डिक्लाइन धीरे धीरे करके होना शुरू हो गया और अब स्पेन, अफ्रीका, ईस्ट के इलाकों से लोगों को इस सीनेट के अंदर इंक्लूड किया जाने लगा। अब जनरली रोम के अंदर जो शहर होते थे वो काफी स्ट्रांग होते थे, काफी रिच होते थे। उनके रिच होने का रीजन क्या है कि आसपास के जो भी गांव होते थे वहां से टैक्स के फॉर्म में सारा खाना और सारे रिसोर्सेज लेकर शहरों के अंदर रख लिए जाते थे, जिसके कारण शहरों को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। अब एक शहर के अंदर जनरली एक टेरिटरी होती थी, उसका एक मजिस्ट्रेट होता था यानी गवर्नर होता था, उसकी एक सिटी काउंसिल यानी एक गवर्नमेंट होती थी और उसके अंडर में कई सारे गांव होते थे जिस पर वो रूल करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। उसी के साथ साथ रोमन शहरों के अंदर हमें पब्लिक बाथ देखने को मिलते हैं, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, वहां पर पब्लिक बाथ होते थे जहां पर सभी लोग साथ में आकर स्नान किया करते थे और उसी के साथ साथ स्पेक्टेक्युला यानी ओपन थिएटर्स बने होते थे जहां पर मल्टीपल शोज होते थे। रोमन शहरों के अंदर लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग हुआ करती थी। पहले 200 साल नो डाउट बहुत शांतिपूर्वक चल रहे थे, बट जैसे ही 200 साल एंड होते हैं और थर्ड सेंचुरी स्टार्ट होती है, रोमन साम्राज्य के ऊपर एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और इसी को बोला जाता है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के अंदर बेसिकली हमें तीन मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो रोमन साम्राज्य के ऊपर आ पड़ी हैं। सबसे पहले अटैक शुरू होता है शापुर फर्स्ट का ईस्टर्न साइड से। बेसिकली आप मैप में अगर ध्यान देंगे तो आपको मैंने बताया कि रोमन एम्पायर के ही ईस्ट में था ये ईरानियन एम्पायर। अब इस ईरानियन एम्पायर के अंदर एक नया सम्राट आता है जिसका नाम था शापुर फर्स्ट और ये ससानियन फैमिली से था। शापुर फर्स्ट डिसाइड करता है कि मैं अब रोमन एम्पायर पर अटैक करूंगा और उसका ये वाला एरिया है इस पर कब्जा करूंगा। शापुर फर्स्ट ने इस ईस्टर्न साइड से रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। माना जाता है समवेयर अराउंड 225 सीई से ससानियन एम्पायर ईरान में आया और वहीं से शापुर फर्स्ट ने रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करना शुरू किया और यह अटैक लगभग 15 सालों तक चले। इनफैक्ट शापुर फर्स्ट का एक हमें रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो 3 भाषाओं में लिखा हुआ है और इसमें वो बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी रोमन आर्मी को यहां पर हरा दिया था और ये जो ईस्टर्न शहर एंटियोक है इस पर कब्जा कर लिया था। तो रोमन राजाओं के ऊपर एक चैलेंज आया यहां से शापुर फर्स्ट का। सेम टाइम पर रोमन राजाओं को चैलेंज मिला दूसरा नॉर्थ से। ये जो नॉर्थ का इलाका है, राइन और डेन्यूब नदी के ऊपर का इलाका, यहां पर बेसिकली कई सारे आदिवासी कबीले रहते थे जिनके ऊपर रोमन साम्राज्य ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। उनमें से कई सारों को पकड़कर गुलाम भी बना लिया था। अब ये आदिवासी कबीले बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए और फाइनली दे डिसाइडेड कि अब हम रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करेंगे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। तो जिस टाइम पे शापुर फर्स्ट ने यहां से अटैक करना शुरू किया, सेम टाइम पे ये जो नदन जर्मेनिक ट्राइब्स थी, जर्मनी के आदिवासी कबीले जो नॉर्थ में रहते थे, इन नदन जर्मेनिक ट्राइब्स ने अटैक करना शुरू किया रोमन एम्पायर के ऊपर नॉर्थ से और राइन और डेन्यूब के
आसपास के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। आप देखेंगे इनमें से कुछ कबीलों का नाम था अल्लामनी, फ्रैंक्स, गॉथ्स। इन्होंने राइन और डेन्यूब नदी के इलाकों में कब्जा करना शुरू किया और 233 से 280 के बीच में लगभग 47 ईयर्स तक लगातार इन इलाकों पर ये अटैक करते रहे और कई सारे हिस्सों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे और रोमन्स इनको बारबेरियन यानी जंगली बुलाया करते थे। बट स्टिल रोमन साम्राज्य के राजा इन नदन जर्मेनिक ट्राइब्स के लोगों को रोक पाने में बहुत ज्यादा असक्षम थे। अब एक तरफ ऊपर से अटैक हो रहा है, नॉर्थ से अटैक हो रहा है और वहीं पे दूसरी तरफ ईस्ट से अटैक हो रहा है। अब कोई भी राजा इन दोनों चैलेंजेस को संभाल ही नहीं पा रहा है, कोई भी राजा इन दोनों प्रॉब्लम से बचा ही नहीं पा रहा है खुद को। तो आप देखेंगे कि लगातार राजाओं को चेंज किया जा रहा है कि कब कोई ना कोई तो आके कम से कम हमारे साम्राज्य को संभालेगा। क्विक पॉलिटिकल सक्सेशन या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब चूंकि लगातार ये अटैक्स हो रहे थे तो आप देखेंगे कि कोई भी रोमन राजा इस क्राइसिस से खुद को बचा नहीं पा रहा था एंड 47 इयर्स के अंदर 25 राजाओं को चेंज कर दिया गया, बट उनमें से कोई भी इस समस्या से खुद को बचा नहीं पाया या इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। नो वन वाज एबल टू टैकल दिस होल सिनेरियो, दीज अटैक्स, एंड दिस कॉज्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रोमन एम्पायर। तो यू कैन सी कि पहले 200 साल जहां बहुत शांतिपूर्वक थे, जो थर्ड सेंचुरी थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी और यहीं से रोमन एम्पायर धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। नेवरदिलेस, अब पहले 300 सालों में रोमन साम्राज्य का सोसाइटी कैसा था, वहां पे महिलाओं के क्या क्या राइट्स थे, फैमिली कैसा था, लिटरेसी की क्या व्यवस्था थी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर जो फैमिली थी वहां पर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एकल परिवार, जहां पे मदर, फादर, चिल्ड्रन और गुलाम फैमिली के अंदर रहते थे। जनरली जो बड़ा बेटा होता था वो अपनी वाइफ के साथ अपने पिताजी के घर पे नहीं रहता था। मैरिज की बात की जाए या विमेन के राइट्स की बात की जाए तो रोमन एम्पायर में भी अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट था, बट महिलाओं के पास शादी के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के पूरा राइट होता था, अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा राइट होता था। मतलब शादी के टाइम पे महिलाओं को जो उनके पिताजी की तरफ से प्रॉपर्टी मिलती थी या इवन शादी के बाद उनके पिताजी की प्रॉपर्टी जो होती थी महिलाओं की, उसका पूरा हक महिलाओं के पास ही होता था, उस पर उनके हस्बैंड का कोई भी राइट नहीं होता था। मतलब क्या हुआ कि रोमन सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल के पास इंडिपेंडेंट एक्सेस होता था अपनी अपनी प्रॉपर्टी का, एंड दे वर टू डिफरेंट लीगल एंटिटी जिनके पास अपने खुद के फाइनेंशियल राइट्स होते थे। और ये बहुत डेवलप्ड चीज थी उस टाइम पे, बिकॉज बहुत लेट तक कई सारे देशों में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए थे। डाइवोर्स कंपैरेटिवली इजी था, कोई भी नोटिस देकर डाइवोर्स ले सकता था, बट वहां पर एज ऑफ मैरिज में काफी डिफरेंस था। मेल्स जनरली 28 से 32 इयर्स की एज में शादी करते थे, वहीं पे फीमेल्स की शादी 18 से 22 इयर्स के बीच में हो जाती थी। अब चूंकि मेल और फीमेल के बीच में इतना ज्यादा एज गैप था, तो हमें देखने को मिलता है कि मेल्स जनरली फीमेल्स को डोमिनेट करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कई बार एविडेंसेस मिलते हैं जहां पर मेल्स फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। एक इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन संत हुए जिनका नाम था सेंट ऑगस्टीन। ये अफ्रीका के हिप्पो शहर से आते हैं और ये बताते हैं कि बचपन में जब ये छोटे थे तो इनके माता जी को हर रोज इनके पिताजी पीटा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फादर्स के पास अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा लीगल राइट्स होते थे कि वो अपने बच्चों को लेकर कुछ भी कर सकते थे, उसमें वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। इवन कई बार तो हमने देखने को मिला है कि पिताजी चाहते थे तो अपने बच्चों को ठंड में खड़ा कर देते थे रात भर, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती थी, बट फिर भी पिताजी के पास ये हक होता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। बात की जाए लिटरेसी की, तो हमें देखने को मिलता है कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो हर इलाके में लोग बराबर पढ़े लिखे नहीं थे। कहीं पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट वहीं पर कहीं पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वहां पर जो कैजुअल लिटरेसी थी, मतलब आम जो पढ़ाई लिखाई थी, उसके रेट्स लोगों के बीच में डिफरेंट थे। जैसे पोम्पेई एक शहर था जो 79 सी में एक वोल्केनिक इरप्शन में नष्ट हो गया था। जब उन इलाकों पर गए खुदाई की गई तो पाया गया कि वहां पर आम लोग कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि पोम्पेई शहर की दीवारों पर कई सारी ग्राफिटी यानी पेंटिंग्स, पिक्चर्स बनी हुई थी, काफी सारी चीजें लिखी हुई होती थी, जिससे यह पता चलता है कि लोगों को डेफिनेटली पढ़ना लिखना आता था। वहीं पर जब इजिप्ट शहर के अंदर खुदाई की गई तो वहां से हमें सिर्फ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल कागजात ही मिले जिसमें यह लिखा हुआ था कि एक्स व्यक्ति जो है वो पढ़ सकता है लेकिन वाई व्यक्ति जो है वो नहीं पढ़ सकता। मतलब यहां पर एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता है, वहीं पर बाकी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो अपर क्लास लोग थे, जैसे सोल्जर्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, एस्टेट मैनेजर्स, सिर्फ यही पढ़ लिख सकते थे, आम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। कल्चर की बात की जाए तो चूंकि रोमन एम्पायर इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो यहाँ का कल्चर भी बहुत ज्यादा डाइवर्स था। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है
रोमन एम्पायर के कल्चर के अंदर। लोग अलग अलग प्रकार की धार्मिक प्रथाओं और देवी देवताओं को पूजते थे, उनकी भाषा अलग अलग थी, उनके ड्रेसिंग सेंस अलग था, उनका फूड अलग था, उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग थी। कहीं पे आदिवासी लोग रह रहे थे तो कहीं पे शहरी लोग रह रहे थे, कहीं पे गांव के अंदर लोग रह रहे थे। इसी के साथ साथ उनके जीवन जीने के तरीके, उनके सेटल होने के तरीके भी बहुत अलग अलग थे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पूरे रोमन एम्पायर में लोकल लोग कई सारी अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे नियर ईस्ट के इलाकों में एरामाइक भाषा बोली जाती थी, ये नियर ईस्ट का इलाका है। इजिप्ट के इलाकों में कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। इस इलाके में नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, और वहीं पर स्पेन के इलाकों में सेल्टिक भाषा बोली जाती थी। बहुत लंबे समय तक इन भाषाओं को केवल बोला जाता था, इनको लिखना बहुत बाद में शुरू किया गया था। और हमें देखने को मिलता है कि इनफैक्ट इनमें से कई सारी भाषाएं तब खत्म हो गई जब लैटिन और ग्रीक भाषा को बहुत बड़े स्तर पे प्रमोट किया गया। तो इन लोकल भाषाओं का इस्तेमाल बंद हो गया और लैटिन और ग्रीक भाषा मेन भाषाएं बन गई इस पूरे इलाके की। अब सर, इस पूरे रोमन एम्पायर की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ का किस प्रकार का था? तो आपको देखने को मिलता है कि रोमन एम्पायर में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत तगड़ा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे रोमन एम्पायर के अंदर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझना कि हम ये बोलें कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे खदानें हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, कई सारे रेलवे एयरपोर्ट्स हैं, कई सारे बंदरगाह हैं जहां से शिप्स आती हैं, सामान का लेन देन इजिली हो जाता है, राइट सर? तो उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि रोमन एम्पायर के अंदर कई सारे बंदरगाह थे। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर बेसिकली नाव आती जाती हैं, जहां पर नाव को लोड अनलोड किया जाता है, सामान को रखा जाता है। हमें कई सारी खदानें देखने को मिलती हैं, क्वेरीज यानी पत्थरों की खदानें देखने को मिलती हैं, ब्रिक यार्ड्स यानी ऐसी जगह जहां पर ईंटें बनाई जाती थी, और ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं। माना जाता है रोमन एम्पायर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा यूज होते थे वो था व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। गेहूं, फ्रूट जूस और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, इनको बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड किया जाता था और कंज्यूम किया जाता था। ये मेनली स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली के इलाकों से आते थे। अब हमें देखने को मिलता है कि इनफैक्ट अलग अलग प्रकार के मटकों का इस्तेमाल किया जाता था इन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एक मटका हमें मिलता है जिसे एम्फोरे बोला जाता था। एम्फोरे बेसिकली एक बर्तन होता था, एक मटका होता था, जिसमें वाइन और ऑलिव ऑयल पूरे रोमन एम्पायर में ले जाई जाती थी। वहीं पर स्पेन में पर्टिकुलरली ऑलिव ऑयल बनाया जाता था, जैतून का तेल बनाया जाता था। तो स्पेन अपना जैतून का तेल एक अलग प्रकार के मटके में ट्रांसपोर्ट करता था जिसे ड्रेसल 20 बोला जाता था, राइट? 140 से 160 सी के बीच में स्पेन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया ऑलिव ऑयल का, और स्पेन से ही ऑलिव ऑयल पूरे यूरोप में पहुंचता था। तो स्पेन अपना जो ऑलिव ऑयल है वो मेनली इस ड्रेसल 20 नाम के बर्तन में ही लेकर भेजता था। ये देखिए, ये है गैलिक प्रोविंसेस, ये है स्पेन का इलाका, ये है हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका का इलाका, इटली का इलाका, ये है गैलीली का इलाका। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ गैलीली, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है गैलीली का इलाका, ये है इजिप्ट फायूम का इलाका, राइट सर? तो ये काफी प्रोडक्टिव एरिया थे जहां पर बहुत जबरदस्त खेती होती थी। अब हमने क्या देखा कि यूरोप के अंदर या रोमन एम्पायर के अंदर बेसिकली एक प्रोडक्ट वो था ऑलिव ऑयल, जो सबसे बड़े लेवल पे यूज होता था। जैसे आजकल हम अपने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वहां पर जैतून का तेल इस्तेमाल होता था, और वो जैतून का तेल बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता था। अब ये जैतून का तेल हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर प्रोड्यूस किया जाता था। जैसे शुरुआत में जैतून का तेल मेनली इटली से आता था, बाद में वो स्पेन से आने लगा, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, बाद में ईस्ट के इलाकों से, और उसके बाद एजियन, तुर्की, एशिया माइनर, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहां से हमें जैतून का तेल आता हुआ देखने को मिलता है, जो पूरे रोमन एम्पायर में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब किस इलाके का जैतून का तेल कितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता था? सर, ये डिपेंड करता था कि वो लोग कितने बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से वो ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं सामान को, और उनकी क्वालिटी कैसी है गुड्स की। इसी के साथ साथ रोमन साम्राज्य में कई सारे ऐसे इलाके थे जो बहुत फर्टाइल थे, बहुत उपजाऊ थे, और वहां पे बहुत जबरदस्त खेती होती थी और बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर रहती थी। कई सारे रोमन राइटर्स जैसे स्ट्राबो और प्लिनी इन एरियाज के बारे में बताते हैं। जैसे इटली के अंदर कैंपेनिया और सिसिली का इलाका हो गया, इजिप्ट के अंदर फायूम का, गैलीली का इलाका, बाइजेशियम का इलाका, नदन गॉल का इलाका, सॉरी सदन गॉल का इलाका, और बैटिका यानी सदन स्पेन का इलाका। मैप में एक एक करके ये सारे एरियाज में आपको दिखाता हूं।
देखिए, ये है गैलीली का इलाका जो काफी फर्टाइल था। ये है इजिप्ट के अंदर फायूम का इलाका। ये है हमारे पास ट्यूनेशिया या बाइजेशियम का इलाका। किसका? बाइजेशियम का इलाका। ये है हमारे पास बाइटिका या सदर्न स्पेन का इलाका, और ये है हमारे पास सदर्न गॉल का इलाका। राइट सर। अब इन सभी इलाकों पर अलग अलग चीजें प्रोड्यूस की जाती थी। जैसे आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि बेस्ट प्रकार की वाइन जो है वो कैंपेनिया से आती थी, यहां से वाइन आती थी, और वहीं पे सिसिली से वीट आता था। ऑलिव ऑयल की बात की जाए तो ऑलिव ऑयल मेनली कहां से आते थे सर? वो आते थे स्पेन के अंदर से। और गैलीली का जो इलाका था, ये वाला जो इलाका था, माना जाता है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और उपजाऊ इलाका था, और यहां पर तो बहुत बड़े लेवल पर खेती होती थी, और वीट का प्रोडक्शन होता था और दूसरी फसलों का प्रोडक्शन होता था। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये जो स्पेन का इलाका है, यहां से स्पेनिश ऑलिव ऑयल आता था। कई सारी यहां पे प्रॉपर्टीज होती थी जिनमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन होता था, और उन्हें फंडी बोला जाता था। फंडी बेसिकली वो खेत होते थे स्पेन के अंदर जहां पे ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा होता था। राइट सर। इसी के साथ साथ रोमन एम्पायर के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी थे जो कुछ पिछड़े हुए थे, जो उतने ज्यादा विकसित नहीं थे, और यहां पर लोग आदिवासी जीवन जी रहे थे, जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। जैसे ये न्यूमीडिया का जो इलाका है, यहां पर लोग फॉलो करते थे ट्रांस ह्यूमंस। व्हाट इज दिस ट्रांस ह्यूमंस? सर, ट्रांस ह्यूमंस का बेसिकली मतलब होता है एक प्रैक्टिस जो चरवाहे लोग फॉलो करते हैं। इट इज सीजनल मूवमेंट। सीजन के हिसाब से चरवाहे बेसिकली मूव करते हैं पहाड़ों से प्लेन की तरफ और प्लेन से पहाड़ों की तरफ। ठंड के सीजन में वो बेसिकली प्लेन के इलाकों में आ जाते हैं, और गर्मी के सीजन में वापस पहाड़ों पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जानवरों के लिए चारा इस टाइम पर उनको वहां पर मिल रहा होता है। तो न्यूमीडिया के इलाकों में जनरली ये जो चरवाहे ग्रुप होते थे वो यही ट्रांस ह्यूमंस को फॉलो करते थे, और वो अपने साथ ओवन शेप्ड अपनी झोपड़ियां लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, जिन्हें मपालिया बोला जाता था। उसी के साथ साथ नॉर्थ स्पेन के अंदर ये वाला जो एरिया है, यहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे गांव बनाकर रहते थे, जिन्हें कैस्टेला बोला जाता था। राइट सर। इसी के साथ साथ कई सारे और भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स थे जो हमें रोमन एम्पायर के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे वो लोग वाटर पावर का इस्तेमाल करते थे बहुत बड़े लेवल पर। आप वाटर मिल समझते हैं? वाटर मिल यानी पानी से चलने वाली चक्की। वो क्या करते थे? बहती हुई नदी के बगल में एक चक्की लगा देते थे, वहां पर एक फैन लगा देते थे, नदी बहती थी, फैन घूमता था, उससे वो चक्की को कनेक्ट कर देते थे, जिससे कि अनाज पीसना, जूस पीसना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी है हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक। व्हाट इज हाइड्रोलिक माइनिंग? सर, हाइड्रोलिक माइनिंग का मतलब होता है जब पानी की मदद से खुदाई की जाए, यानी जब बहुत तेज प्रेशर से पानी मारा जाता था किसी भी एरिया पे, तो उससे पहाड़ पत्थर कट जाते थे। तो रोमन एम्पायर के लोग हाइड्रोलिक माइनिंग भी करते थे। स्पेन के जो गोल्ड और सिल्वर खदानें थी, वहां पे हाइड्रोलिक माइनिंग की जाती थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम और मनी का इस्तेमाल बड़े लेवल पर होता था। हमने ऑलरेडी देखा कि दिनेरियस नाम के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था रोमन एम्पायर के अंदर। अब कंट्रोलिंग वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि रोमन साम्राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा काम करने के लिए बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता था गुलामों को। रोमन एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो मेनली डिपेंडेंट थी स्लेव वर्कर्स के ऊपर, स्लेव लेबर के ऊपर। गुलाम समझते हैं? जिसे अपन ने पकड़ लिया, गुलाम बना लिया और उससे फ्री में काम करवा रहे हैं, दैट इज स्लेव या गुलाम। माना जाता है कि स्लेवरी रोमन एम्पायर के अंदर बहुत बड़े लेवल पर फॉलो होती थी, और स्पेशली रिपब्लिक पीरियड के टाइम पर। रिपब्लिक पीरियड के टाइम पर तो हमें देखने को मिलता है कि 7.5 मिलियन पॉपुलेशन थी। ऑगस्टस जब राजा बना तो इटली की पॉपुलेशन 75 लाख थी, जिनमें से 30 लाख तो केवल गुलाम ही थे। कैन यू इमेजिन कितने सारे गुलामों को रखा जा रहा था काम करवाने के लिए। बट लेटर पीरियड तक आते आते लोगों को समझ आ गया कि गुलामों को रखना अपने आप में एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, और धीरे धीरे करके गुलामों का इस्तेमाल थोड़ा कम होने लग गया, और उनकी जगह पे फ्री लीवर या वेज लेबर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरल राइटर्स थे, मतलब रोमन साम्राज्य के अंदर कुछ ऐसे लेखक थे जो खेती के बारे में लिखते थे कि कैसे खेती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो लिखते हैं कि भैया गुलामों को ऐसी जगहों पे ही खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे या तो उनकी संख्या कम चाहिए, या तो जहां उनकी हेल्थ को दिक्कत ना हो। जहां पे उनकी ज्यादा संख्या चाहिए या उनकी हेल्थ को इशू है, वहां पर स्लेवरी का इस्तेमाल या स्लेव लेबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि गुलामों के साथ इनिशियली बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनको एकदम जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, और गलती होने पर उनको इवन मौत की सजा दे दी जाती थी। बट आम लोग थोड़ा सा सिंपैथेटिक होते थे लेबर्स के प्रति, खासकर स्लेव्स के प्रति, और ये हमें देखने को मिलता है किंग नीरो के टाइम पर। राइट, जब किंग नीरो ने आदेश दे दिया था कि एक बार क्या हुआ कि एक प्रीफेक्ट यानी एक शहर के लीडर को
उनके गुलामों ने मार दिया। अब किसने मारा पता नहीं था, तो किंग नीरो ने आदेश दे दिया कि उस ऑफिस में जितने भी गुलाम है सबका गला काट दो। अब लोग सड़कों पर उतर आए गुलामों के फेवर में कि सबको ऐसी सजा क्यों दी जा रही है। ऑल्दो किंग नीरो ने सभी गुलामों को मार दिया था, बट हमें देखने को मिलता है कि लोग कैसे प्रोटेस्ट में उतर आए थे अपोज करने के लिए कि नहीं भैया आप गुलामों को ऐसी सजा नहीं दे सकते। नेवरदीलेस गुलाम जनरली कैसे बनते थे लोग, बेसिकली लोगों को पकड़ लिया जाता था, युद्ध लड़ते थे, युद्ध में जो हार जाते थे उनको पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन हमने देखा कि पहले 200 सालों में कोई भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे कर कर गुलामों की संख्या कम हो गई। तो रोमन एम्पायर के अंदर एक नई प्रैक्टिस शुरू की गई विच वॉज कॉल्ड स्लेव ब्रीडिंग, यानी मेल और फीमेल स्लेव्स जो होते थे उन्हें बोला जाता था कि आप बच्चे पैदा कीजिए ताकि उन बच्चों को हम गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसी के साथ साथ लोगों ने अब धीरे धीरे करके थोड़े सस्ते सोल्यूशन ढूंढने शुरू कर दिए। उन्होंने फ्री लेबर या वेज लेबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फ्री लेबर का मतलब क्या होता है कि गुलामों को आजाद कर दिया लेकिन उनसे फ्री में काम करा रहे हैं। या फिर वेज लेबर का मतलब होता है कि व्यक्ति को बुलाया, जितना काम करवाना है करवाया, उसके पैसे दिए और वापस भेज दिया। क्योंकि गुलामों को पूरे टाइम अपने पास रखना में ज्यादा खर्चा होता था। काम तो केवल 4-5 महीने होता था खेतों में, बट गुलाम पूरे साल भर आपके साथ रहता था, पूरी जिंदगी रहता था। अब उसको खाना देना, उसको कपड़े देना, उसके हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ती थी, जिससे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा खर्चा होता था। तो आपको देखने को मिलेगा कि लेटर पीरियड में लोगों ने अपने गुलामों को आजाद करना शुरू कर दिया और उन्हें बोला जाता था फ्रीडमैन, ऐसे गुलाम जिन्हें उनके मालिक ने आजाद कर दिया। और इन लोगों को आजाद करके कई बार जो मास्टर होते थे वो उन्हें पैसा दे देते थे या उन्हें अपने बिजनेस में ही मैनेजर बना देते थे और उनसे बोलते थे कि तुम हमारा बिजनेस चलाओ और साथ में हमें प्रॉफिट देते हुए चलो। लेकिन अब स्लेव को तो हटा दिया, लेकिन वर्कर्स से काम कराया जा रहा है। अब यहां पे वर्कर्स की लाइफ भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। माना जाता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर इन लेबर्स या मजदूरों को बहुत माइन्यूटली मैनेज किया जाता था। उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए जाते थे। देयर वॉज एक्सेसिव कंट्रोल ओवर दी वर्कर्स। वर्कर्स के ऊपर या मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था। कोल्युमला जो कि फर्स्ट सेंचुरी राइटर हैं स्पेन के अंदर से, वो लैंड ओनर्स को बोलते हैं, पता है क्या बोल रहे हैं कि देखो भैया तुम अपने पास कम से कम 2-2 औजार रखो। जब तुम खेतों में काम करवा रहे हो गुलामों से या मजदूरों से, तो अपने पास कम से कम 2-2 औजार रखो, ताकि एक टूट भी जाए तो गुलाम रुकना नहीं चाहिए, तुरंत उसको दूसरा लाके दो और उससे काम करवाते रहो। मतलब 1 मिनट का ब्रेक भी उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक औजार टूटेगा, तुम औजार लेने जाओगे मार्केट से, वापस आओगे तब तक एक गुलाम या मजदूर खाली बैठा रहेगा और वो तुम्हारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है। तो 2-2 औजार रखो, लेकिन गुलामों को खाली मत बैठने दो या मजदूरों को खाली मत बैठने दो। इनफैक्ट आप देखेंगे कि वर्कर्स के सुपरविजन के लिए कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स बनाए गए थे। इनफैक्ट कई जगहों पे तो ये बोला जाता था कि वर्कर्स को एक साथ चेन से बांध दिया जाए ताकि वो इधर उधर ना जा पाए। इवन वो वॉशरूम ब्रेक के लिए भी नहीं जा सकते थे और इस तरीके से उन पर ध्यान रखा जाता था। प्लिनी द एल्डर जो कि एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने किताब लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। वो लिखते हैं कि भैया ये स्लेव लेबर्स को ना गैंग्स में रखना या फिर उनको चेन से बांधना बहुत गलत होता था, क्योंकि इससे आप उनको एक साथ बांध दे रहे हैं, आप 10 के 10 लोग एक साथ बंधे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा क्रूअल होता था, बहुत ज्यादा थकाने वाला होता था। राइट। अब इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि शहरों के अंदर जो फैक्ट्रीज होती थी वहां पर भी वर्कर्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। जैसे एक फैक्ट्री थी फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्री। फ्रैंकिनसेंस अलेक्जेंड्रिया के अंदर फैक्ट्री थी जहां पर बेसिकली ऐसे वस्तुएं बनाई जाती थी जिनसे खुशबू आती थी। ठीक है, परफ्यूम्स, अगरबत्तियां, ये सब चीजें बनाई जाती थी, खुशबूदार वस्तुएं बनाई जाती थी। यहां पर वर्कर्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। फैक्ट्री के अंदर घुसने से पहले उनके पूरे कपड़े उतारकर उनकी चेकिंग की जाती थी और फैक्ट्री से निकलने के पहले उनकी चेकिंग दोबारा की जाती थी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। इवन खेतों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी हालत तो और ज्यादा खराब थी। हमें देखने को मिलता है एक रॉक इंस्क्रिप्शन जहां पे एक किसानों ने पूरा गांव ही छोड़ दिया था रात भर में, क्योंकि वो खेतों पे मजदूरी कर करके परेशान हो गए थे, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट उनसे काम कराया जाता था। वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए गए थे रोमन एम्पायर में जो सुनकर आप हैरान होंगे। एक लॉ था, लॉ ऑफ 398, जो 398 सी में शायद लाया गया था। ये लॉ क्या बोलता था कि भैया वर्कर्स की ब्रांडिंग कर दिया जाए, मतलब उनके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाए, उनके ऊपर, उनके माथे पर या उनके हाथों पर टैटू बना दिया जाए कि सपोज आई एम वर्किंग फॉर पीडब्ल्यू, तो मेरे हाथ में या माथे पे पीडब्ल्यू का टैटू बना दो, ताकि मैं अगर भागकर भी कहीं चला जाऊं तो लोगों को पता चले कि आई वाज द पीडब्ल्यू का वर्कर। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता था कि जो वर्कर्स होते थे उनसे कई बार एम्प्लॉयर्स जो होते थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे कि भैया तुमने हमसे लोन ले रखा है और वो चुकाने के लिए तुम हमारे पास काम कर रहे हो और इतने सालों से पहले तुम हमारा काम छोड़कर नहीं जा सकते। सोच रहे हैं आप कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। इनफैक्ट कई सारे लोग तो ये समझना शुरू कर दिए थे कि गुलाम होना ज्यादा अच्छा है मजदूर होने से।
इनफैक्ट सेंट ऑगस्टाइन को कई सारे लेटर्स मिले जिनमें बताया गया कि कई बार पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 25-25 सालों के लिए गुलामों की तरह बेच दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मजदूरी करके तो हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते और इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। गांव के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतना ज्यादा मजदूरी, इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि कई बार लोगों ने विद्रोह कर दिया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जूडिया नाम का एक इलाका है, वहां पर ज्यूज रहते थे। तो उन ज्यूज ने राजा, रोमन राजा के अगेंस्ट में एक विद्रोह कर दिया था, जिसे ग्रेट जूइश रिवोल्ट बोला जाता है, और ये 66 सीई में हुआ था। बट आगे चलकर धीरे धीरे माना जाता है कि रोमन एम्पायर के अंदर थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हुई। 4th-5th सेंचुरी तक आते आते राजाओं ने कई सारे दूसरे शहरों से, दूसरे इलाकों से वर्कर्स को बुलाया, कई सारे वर्कर्स भी आए और कई सारे काम उन्होंने पूरे भी किए, जो दिखाता है कि वहां पर कंडीशंस थोड़ी सी बेटर हो गई। बट इनिशियली रोमन एम्पायर में कंडीशंस बहुत खराब थी वर्कर्स की। अब सोशल हायरार्कीज, कि समाज के अंदर किस किस प्रकार के लोग थे, क्या क्या रैंकिंग फॉलो होती थी समाज के अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। टेसिटस, जो कि एक राइटर थे रोमन एम्पायर के, वो बताते हैं कि अर्ली रोमन एम्पायर के टाइम पर रोमन साम्राज्य का जो समाज था 5 हिस्सों में डिवाइडेड था। सबसे ऊपर होते थे सीनेटर्स, जिन्हें पैत्रस या फादर बोला जाता था, और वो मेनली इटालियन डिसेंट के होते थे। दूसरे नंबर पर आते थे मिलिट्री कमांडर्स या घुड़सवार, जो इन सीनेटर्स के लिए काम करते थे, इन्हें इक्वाइट्स बोला जाता था। तीसरे नंबर पर आते थे रिस्पेक्टेड सेक्शंस यानी ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स। पांचवें सेक्शन पे, चौथे सेक्शन पे आते थे लोअर क्लास, जिन्हें प्लब सॉर्डिडा बोला जाता था, और आखिरी में आते थे गुलाम। बट लेटर सेंचुरीज में आते आते, लेटर फेज ऑफ द रोमन एम्पायर में आपको देखने को मिलेगा, खासकर कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से, कि ये चीजें पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब जो पहले सीनेटर्स और इक्वाइट्स थे, अब वो एक ग्रुप बन गए। पहले सीनेटर्स टॉप पे थे, इक्वाइट सेकंड पे। अब इन दोनों को एक ग्रुप बना दिया गया और इनसे सारी मिलिट्री पावर छीन ली गई। सेकेंड नंबर पर आ गए मिलिट्री कमांडर्स या प्रोविंशियल गवर्नर्स। याद है ना, राज्यों के अंदर जो गवर्नर्स आ रहे थे, अब वो सेकंड पोजीशन पर आ गए, ये सेकंड लेवल पर आ गए। थर्ड नंबर पर आ गए मिडिल क्लास, जो रिच व्यापारी होते थे, किसान होते थे, ऑफिसर्स होते थे। चौथे नंबर पे थे लोअर क्लास, जिन्हें ह्यूमिलियर्स बोला जाता था, जैसे गांव के मजदूर या इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बाहर से आए हुए वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन या कारीगर, कैजुअल लेबर। और सबसे नीचे होते थे गुलाम। राइट सर। इनफैक्ट आप देखेंगे देयर इज वन मोर राइटर जिनका नाम है ओलंपियोडोरस। वो बताते हैं कि यहाँ पे जो मिनिस्टर थे रोमन एम्पायर के अंदर, बहुत अमीर होते थे। पहली चीज, उन्हें गोल्ड और सिल्वर में सैलरी मिलती थी। दूसरे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती थी। और उसी के साथ साथ ये मिनिस्टर्स बहुत करप्शन करते थे। खासकर जो गवर्नर्स और ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो सबसे ज्यादा करप्ट होते थे, बहुत ज्यादा लोगों को लूटते थे, मिलिट्री सप्लाईज में घपला कर देते थे। अब इनिशियल ईयर्स में जब रोमन राजाओं ने रूल करना शुरू किया, तो वो लोगों को कोई फ्रीडम नहीं देते थे। लोगों को ये हक नहीं होता था कि वो आवाज उठा सकें या इन चीजों के अगेंस्ट में कुछ बोल सकें। बट धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि रोमन साम्राज्य के अंदर नियम कानून बनने शुरू हुए और लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम दी जानी शुरू हुई। सिविल राइट्स, है ना, सिविल लिबर्टीज उनको दी जानी शुरू की गई, जिससे कि वो अपनी आवाज उठा सकें और गलत के खिलाफ अपनी बात रख सकें, राजा का भी वो विरोध कर सकें। अब लेट एंटीक्विटी, लेट एंटीक्विटी बेसिकली उस फेज को बोला जाता है जो लेटर रोमन एम्पायर का फेज है। लेट एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का मतलब होता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो रोमन एम्पायर का लेटर फेज है, दैट इज 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी सीई का टाइम, उसे लेट एंटीक्विटी बोला जाता है। और ये वो टाइम पीरियड है जब पूरे रोमन एम्पायर में बहुत सारे चेंजेस हुए, पूरा रोमन साम्राज्य बदल गया। पूरा रोमन साम्राज्य आप देख सकते हैं कि उसकी पूरी परिस्थिति चेंज हो गई। पहली चीज, ये वो फाइनल पीरियड था रोमन एम्पायर का जब कई सारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, धर्म के ऊपर कई सारे बदलाव हुए और रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर भी गया। और 4th से 7th सेंचुरी सी का जो टाइम पीरियड है, इसी को लेट एंटिक्विटी बोला जाता है। बेसिकली सबसे पहले इन चेंजेस की शुरुआत हुई डायोक्लेशियन के साथ। आप देखेंगे डायोक्लेशियन ने रूल करना शुरू किया जब वो 3rd सेंचुरी क्राइसिस का पीरियड खत्म ही हो रहा था या चल रहा था। डायोक्लेशियन ने सबसे पहला काम किया, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना मुश्किल हो रहा था, डायोक्लेशियन ने उन सभी इलाकों को छोड़ दिया जो दूर दराज थे या जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। उन सभी टेरिटरीज को छोड़ दिया और बाकी सारे इलाके को उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू किया, मतलब किलेबंदी करनी शुरू की, उसे सिक्योर करना शुरू किया। जो बॉर्डर्स थी उन पे ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। उन्होंने सिविल और मिलिट्री फंक्शंस को अलग कर दिया। पहले क्या होता था, मिलिट्री कमांडर ही गवर्नर होता था। अब गवर्नर और मिलिट्री कमांडर दो अलग अलग बना दिए कि मिलिट्री वाला सिर्फ मिलिट्री देखेगा और गवर्नर वाला सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगा। उन्होंने नए मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए जिन्हें ड्यूस बोला गया और उन्हें कंपैरेटिवली ज्यादा पावर दी। इनफैक्ट डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य के दो हिस्से बना दिए, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, बट उनकी कैपिटल सेम ही रखी, दैट वाज रोम।
नेक्स्ट राजा आए कॉन्स्टेंटाइन, और कॉन्स्टेंटाइन ने डायोक्लेशियन के द्वारा किए गए चेंजेस को और ज्यादा एक्सपांड किया। कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहला काम क्या किया सर, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम तक आते आते जो स्पेन की सिल्वर की खदानें थी वो खत्म हो गई थी, उनमें सिल्वर मिलना बंद हो गया था, जिसके कारण सिक्के बनना बंद हो गए थे। तो कॉन्स्टेंटाइन ने नए सिक्के इंट्रोड्यूस किए जो गोल्ड के बने हुए होते थे, और इन्हें बोला जाता था सॉलिडी या सॉलिडस, जो 4.5 ग्राम के प्योर गोल्ड के सिक्के होते थे। इसी के साथ साथ कॉन्स्टेंटाइन ने 312 सी में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया कि अब पूरे रोमन साम्राज्य का एक ऑफिशियल रिलीजन होगा जो होगा क्रिश्चियनिटी, और कॉन्स्टेंटाइन ने खुद क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। और 324 सी में कॉन्स्टेंटाइन ने एक अलग कैपिटल बना दी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए, विच वाज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कि अब रोमन एम्पायर की दो कैपिटल्स होंगी, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड रोम, बट इन दोनों का राजा एक ही होगा। आगे चलकर रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बिखर गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। अब इन दोनों के दो अलग अलग राजा होते थे, और इन दोनों की दो अलग अलग कैपिटल होती थी। अब चूंकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में नया राजा, नई कैपिटल बननी शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में अब तेजी से डेवलपमेंट होने शुरू हुए। यहां पर गांव का बहुत तेजी से विकास होना शुरू हुआ, खेती का एक्सपांशन किया गया। अब चूंकि यहां पर एक नई सीनेट, एक नई गवर्निंग क्लास आने कर रहना शुरू की, तो उनके लिए शहर बसाए गए, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप की गई, ऑयल प्रेस, वाटर मिल, ग्लास फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, ट्रेड का एक्सपांशन होना शुरू हुआ, रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ। मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर का तेजी से विकास होना शुरू हो गया 4th सेंचुरी सीई से, और ये एरिया बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया, बहुत रिच होने लग गया। वहीं पर जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये धीरे धीरे करके टूटकर बिखरना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे, दिस इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये यहां से इसके इधर वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इधर पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज गोइंग एब्सोल्युटली गुड, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये एरिया बहुत जबरदस्त था, बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। वहीं पे ये वाला एरिया धीरे धीरे करके बिखरने लग गया, क्योंकि अपन ने देखा था इसके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है नदन जर्मैनिक ट्राइब्स का, प्लस ये एरिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है, यहाँ के राजा इस एरिया को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, उनका एक स्टैचू। इसी के साथ साथ अब जब एक बार कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया, तो फिर क्या हुआ। देखो, रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले बहुत सारे अलग अलग रिलीजन फॉलो होते थे। रोमन एम्पायर के लोग पॉलीथीस्ट थे, मतलब वो मल्टीपल गॉड्स को मानते थे। यहां पर लोग ग्रीक और लैटिन गॉड्स को मानते थे। ग्रीक गॉड्स या रोमन गॉड्स कौन कौन से थे? इटालियन गॉड्स जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। सॉरी, रोमन गॉड्स कौन कौन से थे? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। ग्रीक गॉड्स कौन कौन से थे? ज्यूस, अथेना, अपोलो, पोसाइडन। ये सब अलग अलग देवता थे। प्लस रोमन एम्पायर में एक और इंपॉर्टेंट रिलीजन था विच वाज कॉल्ड जुडाइज्म, जिसके अंदर खुद कई सारे अलग अलग ग्रुप्स थे। तो क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ये सारे रिलीजन फॉलो होते थे, और रोमन एम्पायर के लोग ये सब रिलीजन फॉलो करते थे। बट जब कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो एक धर्म युद्ध शुरू हो गया रोमन एम्पायर के अंदर। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बिशप यानी पादरी होते थे, फादर होते थे, उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया, और जो भी लोग क्रिश्चियनिटी के अलावा दूसरे धर्मों को फॉलो कर रहे थे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना शुरू किया। और जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, जिस धर्म के लोग, उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको समाज से अलग निकाल दिया गया। एंड धीरे धीरे करके एक पॉइंट ऐसा आया कि पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड दिस होल प्रोसेस वॉज कॉल्ड क्रिश्चियनाइजेशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के पुराने रिलीजन खत्म हो गए, और पूरे रोमन एम्पायर में सिर्फ एक रिलीजन फॉलो शुरू होना शुरू हो गया, विच वॉज क्रिश्चियनिटी। इसी के साथ साथ 6th सेंचुरी सी तक आते आते ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, खासकर जस्टिन के रूल के अंडर में। जस्टिनियन नाम का एक राजा आया था, उसके अंडर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। बट वेस्टर्न रोमन एम्पायर धीरे धीरे करके टूटकर बिखरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नदन जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक कंटिन्यू रहा। गॉथ्स, लोम्बार्ड्स, वेंडाल्स, इन्होंने काफी सारे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और इन्होंने खुद के साम्राज्य स्थापित कर दिया, और खुद को बुलाना शुरू किया पोस्ट रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के बाद का साम्राज्य, कि हम रोमन साम्राज्य हैं बट बात वाला है। आप देखेंगे कि मेडिवल फेज का शुरुआत भी इसी टाइम पे होता है, जब ये कबीले रोमन एम्पायर पे कब्जा कर लेते हैं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे। विसिगोथ्स ने कब्जा किया स्पेन के ऊपर, बाद में अरब्स ने स्पेन को आजाद करा दिया। फ्रैंक्स ने कब्जा किया गॉल के ऊपर, ऑस्ट्रोगॉथ्स ने कब्जा किया इटली के ऊपर, बाद में जस्टिनियन ने समहाउ इटली को आजाद कराया। बट उस आजाद कराने के चक्कर में इटली को इतनी बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया कि बाद में लोम्बार्ड्स ने इटली पर कब्जा कर लिया, और वेंडाल्स ने कब्जा कर लिया अफ्रीका के ऊपर, जिसे बाद में जस्टिनियन ने आजाद करा दिया। तो ये बेसिकली नाम है उन आदिवासी कबीलों के, नदन जर्मनिक ट्राइब्स के, जिन्होंने अलग अलग हिस्सों में यूरोप के अंदर कब्जा कर लिया। फ्रैंक्स ने गॉल के ऊपर, विसिगोथ्स ने स्पेन के ऊपर, वेंडाल्स ने अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रोगॉथ्स ने इटली के ऊपर, बाद में लोम्बार्ड्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। वहीं पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर में रूल चल रहा है जस्टिनियन का। अब
यहां पर ये सारी सिनेरियो खत्म हुई तो फिर से ईरान और रोमन एम्पायर की जो लड़ाई है वो उठ खड़ी हुई। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन या बाइजेंटियम बोला जाने लगा और ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ईरान की लड़ाई दोबारा से जल उठी 7th सेंचुरी सीई से, जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर ईरान ने फिर से अटैक करना शुरू किया टेरिटरीज को कब्जे में करने के लिए। बट समहाउ किसी तरीके से ईरान ने जो टेरिटरीज कब्जे में ली थी उन टेरिटरीज को किसी तरीके से आजाद कराया गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर समहाउ सस्टेन कर रहा था और अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को क्या बोला जाने लगा, बाइजेंटाइन एम्पायर। बट इसी बीच क्या हुआ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा उनके नीचे इस अरेबिया के इलाकों से, जहां पे शुरुआत हुई एक नए धर्म की जिसका नाम था इस्लाम। और इस इस्लाम के उदय को ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड ये बोला जाता है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। ऑल्दो इस्लाम एक धर्म था बट बाद में वो एक राजनीतिक विचारधारा बन गई और इस्लाम के लीडर्स ने बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैलना शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस्लाम की शुरुआत होती है 612 सी में, प्रॉफिट मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे कुछ अनुभूतियां हुई अल्लाह के द्वारा। 622 सी में प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना ट्रैवल करके चले गए अपने फॉलोवर्स के साथ। वो मक्का से मदीना ट्रैवल करके चले गए अपने फॉलोवर्स के साथ। 632 सी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई और उन्होंने अपने बाद खलीफा को अपॉइंट किया कि भैया मेरे बाद इस पूरे एरिया को खलीफा संभालेंगे, प्लस खलीफा नए नए इलाकों में इस्लाम को पहुंचाएंगे। बट इस्लाम को पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि खलीफा ने अब नए नए इलाकों में लोगों पे कब्जा करना शुरू किया, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू किया एंड ही आल्सो बिकेम द पॉलिटिकल लीडर। तो आप देखेंगे कि अब ये जो अरब्स थे इन्होंने काफी बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू किया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर के हिस्से ससानियन एम्पायर पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। इनफैक्ट आप देखेंगे कि सीरिया हो, इराक हो, उन सभी जगहों पे काफी बड़े बड़े इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हुए। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 1453 तक आते आते ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर भी खत्म हो गया, जब ओटोमन टर्की ने या इसी इस्लामिक साम्राज्य ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन के ऊपर कब्जा कर लिया। राइट, अब इस चैप्टर के बाद हम लोग बेसिकली जो 4th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अंदर क्या हुआ। जब इन आदिवासी कबीलों ने वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया तो क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड देयर, एंड वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे 4th चैप्टर के अंदर। अब ये जो भी बातें हमने की हैं ये उसकी एक छोटी सी टाइमलाइन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस ये मैप देख लीजिएगा, जैसे मैं जूडिया के बारे में बता रहा था ना, ग्रेट जूइश रिवोल्ट, जहां पे जूज ने या पारसियों ने ग्रेट जूइश रिवोल्ट, यहूदियों ने रिवोल्ट किया था 66 सी में, ये वही इलाका है। ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल, या बाइजेंटाइन जिसको बाद में बोला जाने लगा, बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल। ठीक है, और ये है मक्का और मदीना जहां से इस्लाम का स्टार्टिंग हुआ था। तो प्लीज इसको एक टाइमलाइन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं है टाइमलाइन, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि एक शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैं आपको इस चैप्टर का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाया हूंगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।